हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। दो ही टॉपिक इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे लीस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला। लीस्ट इंपॉर्टेंट है कि कमर्शियल बैंक पैसा कैसे क्रिएट करती है, मतलब मेरा मनी मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरबीआई के फंक्शंस। तो आरबीआई के जो फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है ऑथोरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी। इकोनॉमी के अंदर आरबीआई के पास ही राइट है पेपर करेंसी प्रिंट करने का। आरबीआई हैज सोल राइट टू प्रिंट पेपर करेंसी, दैट इज बैंक नोट्स इन इंडिया, वाइल कॉइन्स आर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी बात हम पहले भी कर चुके थे। तो आरबीआई का पहला फंक्शन है कि इकोनॉमी के अंदर करेंसी प्रिंट करेगी, पेपर करेंसी प्रिंट करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब, जैसे आम जनता के लिए बैंक का रोल प्ले करती है कमर्शियल बैंक। आम जनता को पैसा उधार चाहिए, किन्हीं लोगों को पैसा जमा कराना है, तो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी और जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है उन्हें लोन देगी। ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो कमर्शियल बैंक लोन ले सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल बैंक से। या फिर कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस डिपॉजिट है, बाजार में लोन देना नहीं चाहते, वो जमा कराना चाहते हैं आरबीआई के पास, तब आरबीआई ही उनका डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी। इसका मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए रोल प्ले कर रही है डिपॉजिट और लोन वाला। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए एक तरह का बैंक माना गया है। यह कहता है एज कमर्शियल बैंक प्ले रोल ऑफ बैंक फॉर द पब्लिक, फॉर कमर्शियल बैंक दिस रोल इज प्लेड बाय द आरबीआई। जैसे आम जनता के लिए जो बैंक का रोल प्ले कर रही है, बैंक का मतलब मुझे लगता है बैंक का मतलब, या मेरी नजर में बैंक की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, लोन देगी, वो मेरे लिए बैंक है। तो ऐसी कमर्शियल बैंक के लिए बैंक कौन सी है, वो है आरबीआई। दिस मीन्स कमर्शियल बैंक होल्ड अकाउंट्स विद दी आरबीआई। कमर्शियल बैंक का खाता होगा आरबीआई के पास एंड यूजेज इट्स सर्विस इन अ सिमिलर वे दैट पब्लिक यूजेज कमर्शियल बैंक सर्विसेज। और ये आरबीआई की सर्विसेज उसी फॉर्म में यूज करेगी, लोन और एडवांसिंग के फॉर्म में, जैसे आम जनता कमर्शियल बैंक की सर्विस यूज करती है। ये बात तो बच्चों दूसरा फंक्शन, बैंकर्स बैंक। तीसरा है बैंकर एजेंट एंड सुपरवाइजर टू दी गवर्नमेंट। कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट के लिए बैंक है, गवर्नमेंट के लिए एजेंट भी है और गवर्नमेंट के लिए सुपरवाइजर भी है। मतलब कमर्शियल बैंक सरकार के लिए तीन रोल प्ले कर रही है। सबसे पहला बैंकर का, कि जब भी गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट है, चाहे गवर्नमेंट स्टेट हो या सेंट्रल, या फिर गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है वो सभी पैसे का मैनेजमेंट करेगी आरबीआई। इसीलिए आरबीआई को बैंकर टू दी गवर्नमेंट कहा गया है। फॉर गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल, बैंकर रोल इज प्लेड बाय दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई को गवर्नमेंट का एजेंट भी कहा गया है। एजेंट क्यों? क्योंकि आरबीआई ही सारे खाते मैनेज करेगी गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट का पैसा कहाँ इन्वेस्ट करवाना है सलाह देगी सरकार को। इसलिए आरबीआई को गवर्नमेंट का एजेंट बोला गया है। फर्दर आगे कहता है गवर्नमेंट मेंटेन देयर अकाउंट्स विद आरबीआई, आरबीआई मैनेजेस फंड्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रोसीड्स प्रोसेस पेमेंट्स एंड कंडक्ट फाइनेंशियल ऑपरेशन। ये हो गया बैंकर टू दी गवर्नमेंट। फिर इसके बाद कहता है आरबीआई ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट लाइक मैनेजिंग पब्लिक डेट, इश्यूइंग एंड रिडम्पशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई सरकार की जो सिक्योरिटीज हैं, जो सरकार के बॉन्ड्स हैं, इन्हें जनता में बेचना या जनता से खरीदना, ये काम भी करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। इसीलिए आरबीआई को बोला गया है एजेंट टू दी गवर्नमेंट। अगला कहता है आरबीआई को गवर्नमेंट का सुपरवाइजर भी कहा गया है, क्योंकि जब भी इकोनॉमी के अंदर पॉलिसी बनानी है महंगाई या फिर मंदी को कंट्रोल करने के लिए, तो आरबीआई ही सलाह देगी सरकार को किस तरह की पॉलिसी बनाई जाए। आरबीआई प्लेज रोल ऑफ सुपरवाइजर टू दी गवर्नमेंट इन दी फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी एज वेल एज फिस्कल पॉलिसीज। आरबीआई बनाएगी मॉनेटरी पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज को ही ध्यान में रखकर ये सलाह देगी गवर्नमेंट को कि किस तरह से फिस्कल पॉलिसी बनाई जाए और किस तरह से महंगाई या फिर मंदी दूर की जाए। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। अगला पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब एक इकोनॉमी के लिए जो फॉरेन करेंसी है वो प्रीशियस एसेट है, बेशकीमती संपत्ति है। एक इकोनॉमी को जब विदेशों से ट्रांजेक्शन करना है, विदेशों से कोई भी गुड्स या फिर टेक्नोलॉजी परचेज करनी है, तो बहुत सारे केसेस में हमें फॉरेन करेंसी से ही रीपेमेंट करना होता है।
तो इसका मतलब फॉरेन करेंसी मेरे कंट्री के लिए एसेट है, और इस एसेट को मुझे सेफ कस्टडी में रखना होगा। फॉर एवरी कंट्री फॉरेन करेंसी इज एन एसेट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द एसेट इन अ सेफ कस्टडी। दैट्स वाई in India, all the foreign exchanges managed and holds by the Reserve Bank of India so that it can be used to paying off external debt। ताकि इसका इस फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे जो पहले हमने लोन लिया उसका रीपेमेंट करने में, या फिर इस्तेमाल करेंगे एसेट्स और टेक्नोलॉजी विदेशों से परचेज करने में। क्योंकि विदेशों से जब भी हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, या तो वो पैसा, या तो वो डिमांड करेंगे खुद की करेंसी, या डिमांड करेंगे एक ऐसी करेंसी जो यूनिवर्सल है। अगला कहता है फर्दर दिस फंक्शन ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड गेनिंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। अगर आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज का अच्छे से देख रेख करेगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी लोगों ने इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, अपनी करेंसी इन्वेस्ट की है, जो इंडिया के लोगों ने विदेशों में पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर रेट फ्लक्चुएट होती रहेगी तो दोनों को डर लगा रहेगा। इंडिया वालों को अगर डॉलर की रेट बढ़ जाए तब डर है, डॉलर की रेट गिर जाए तब डर है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। यदि रेट रहेगी स्टेबल, स्टेबल कब रहेगी, जब आरबीआई प्रॉपर मैनेजमेंट करेगी। तो आरबीआई यदि इस रेट को स्टेबल रहने देगी, प्रॉपर सेफ कस्टडी में रखेगी फॉरेन करेंसी को, प्रॉपर मैनेजमेंट करेगी, जाके इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रहेगा प्रॉपर, और इन्वेस्टर्स इंडिया वाले बाहर और बाहर वाले इंडिया में पैसा करेंगे इन्वेस्ट। ये बात थी बच्चों नंबर 4 फीचर की। अगला है लेंडर टू दी लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर टू दी लास्ट रिजॉर्ट का मतलब, जैसे मैंने आरबीआई के अकॉर्डिंग जो कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट कर रही है, वो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था कि कमर्शियल बैंक पैसा क्रिएट करेगी कैसे। कमर्शियल बैंक ने जो लोन, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, उसमें से कुछ रिजर्व बनाएगी, बाकी लोन के फॉर्म में दे देगी। ये पॉलिसी चलती जाएगी। लेकिन सपोज इकोनॉमी में इमरजेंसी कंडीशन आ गई और लोगों ने जो पैसा डिपॉजिट किया था, लोग उस पूरे पैसे को निकालने आ जाए। मैंने जब आपको मनी क्रिएशन बताया, वहां एक अदम्पशन ली थी, सारे कमर्शियल बैंक एक ही है, सारे ट्रांजेक्शन होंगे बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, और आरबीआई जो सीआरआर और एसएलआर की रेट डिसाइड करती है, वो लोगों के कॉमन माइंडसेट के अकॉर्डिंग करती है कि जो लोग पैसा जमा करा रहे हैं बैंक में, ये कभी भी पैसा निकालने, पूरा पैसा निकालने नहीं आएंगे, और सारे लोग कभी भी एक साथ पैसा निकालने नहीं आएंगे। जिन लोगों को ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वो पहले आएंगे, कम रिक्वायरमेंट होगी बाद में आएंगे। लेकिन यदि इकोनॉमी में इमरजेंसी कंडीशन आ गई, आपातकालीन स्थिति आ गई, तब क्या होगा, सारे लोग बैंक में पूरा पैसा निकाल लेंगे, ताकि लिक्विड कैश जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सरवाइव कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में लोग पूरा जो डिपॉजिट था वो निकालने आ गए। लेकिन कमर्शियल बैंक के पास पैसा है ही नहीं। कमर्शियल बैंक पैसा ले सकती है दूसरे कमर्शियल बैंक से उधार, कमर्शियल बैंक पैसा ले सकती है जनता से उधार, लेकिन ना दूसरी कमर्शियल बैंक पैसा दे रही है, ना जनता उधार दे रही है। उस केस में कमर्शियल बैंक क्या करेगी, उस केस में कमर्शियल बैंक डायरेक्ट सेंट्रल बैंक के पास जाएगी। तो मतलब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के पास आखिरी ऑप्शन है। दैट्स व्हाई सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई इज ट्रीटेड एज लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। यहाँ कहता है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ आरबीआई ईच कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एडिक्वेट एसएलआर, वो भी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में, सो दैट लिक्विडिटी कैन मेंटेन इन द इकोनॉमी। जब भी लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट रही, सिक्योरिटी बेचकर पेमेंट कर दो। फर्दर आगे कहता है बट व्हेन अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी रिक्वायर्ड इज मोर देन मेंटेन्ड बाय द कमर्शियल बैंक, मतलब जितनी लिक्विडिटी आज चाहिए, लोग जितना पैसा निकालने आए हैं, उसके कंपैरिजन में कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कम है। अब क्या होगा, व्हेन अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी रिक्वायर्ड इज मोर देन मेंटेन, देन कमर्शियल बैंक कैन बोरो फंड्स, तब कमर्शियल बैंक पैसा बोरो कर सकती है। कहां से, दूसरी कमर्शियल बैंक से, जनता से, या फिर सेंट्रल बैंक आरबीआई से। If other commercial bank and public are unable to provide funds, then central bank is the last option for the commercial bank. That's why RBI is treated as lender to the last resort. उम्मीद करता हूं स्टार्टिंग के 5 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आखिरी कहता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई का मतलब, जब भी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन होगी, या फिर डिफ्लेशन जैसी कंडीशन होगी, महंगाई होगी या फिर मंदी होगी, उस केस में आरबीआई इंस्ट्रक्ट करेगी कमर्शियल बैंक को, यदि महंगाई है, महंगाई क्रिएट कब होगी, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। महंगाई क्रिएट कब होगी, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। इकोनॉमी के अंदर गुड्स बन ही नहीं पा रहे हैं, लोग पहले से उसकी डिमांड क्रिएट करते जा रहे हैं। तो इस केस में आरबीआई क्या कहेगी, एक काम करो, अगर मार्केट में गुड्स नहीं बन रहे हैं और डिमांड बढ़ती जा रही है,
तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपनी प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे इकोनॉमी के अंदर प्राइस बढ़ना चालू हो जाएंगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ना चालू स्टार्ट होगा, और इन्फ्लेशन का इफेक्ट सारे सेक्टर्स पे आ जाएगा। इसलिए आरबीआई इंस्ट्रक्ट करेगी कमर्शियल बैंक को कि हो सकता है ये डिमांड आपके लोन देने की वजह से बढ़ रहा हो, डिमांड बढ़ रही है आपके लोन देने की वजह से, एक काम करो कुछ समय के लिए लोन देना कम कर दो। इसका अपोजिट केस, आज मार्केट में डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। डिमांड कम क्यों है? लोगों के पास पैसा ही नहीं है। प्रोड्यूसर के पास माल तो है, फैक्ट्रियां माल बना रही हैं दिन रात, और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं। तब सेंट्रल बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्ट करेगी लोगों को पैसा दो ताकि डिमांड क्रिएट हो मार्केट के अंदर। इसी को बोला गया कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, कि जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में एक्सेस है, रेस्ट्रिक्शन लगा दो, मनी सप्लाई का लीकेज कर लो। यदि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम है, मनी सप्लाई और इंजेक्ट करो। फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आरबीआई यूजेज मॉनिटरी टूल्स, आरबीआई यूज करेगी मॉनिटरी टूल्स। याद रखें, मॉनिटरी टूल्स का रिलेशन है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने से, और जो M1 M2 M3 M4 मेजर थे उनका रिलेशन था मनी सप्लाई को कैलकुलेट या फिर मेजर करने के फॉर्म में। तो कहता है आरबीआई यूज करेगी मॉनिटरी टूल इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी वाली पोजीशन लाने के लिए, महंगाई या मंदी को कम करने के लिए। इसके साथ साथ एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दीज टूल्स हेल्प इन एन इकोनॉमी। किस फॉर्म में हेल्प करेंगे? यदि महंगाई है, यदि इन्फ्लेशन है, तो पैसा एब्जॉर्ब कर लेंगे, पैसा खींच लेंगे, और या फिर पैसा इकोनॉमी में जाने से रोक देंगे। और यदि डिफ्लेशन है तो पैसा और इंजेक्ट करेंगे, मनी सप्लाई और इंजेक्ट की जाएगी इकोनॉमी के अंदर ताकि लोगों को पैसा मिले, खर्चा करें मार्केट के अंदर। बच्चों ये बात थी सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस। मैंने 6 फंक्शन की बात की है। पहला, सेंट्रल बैंक अकेली बॉडी है जो करेंसी इशू करेगी, पेपर करेंसी। बैंकर्स बैंक है, सारी कमर्शियल बैंक को लोन देगी, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी। बैंकर टू दी गवर्नमेंट है, सरकार को जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट है और उनका देख रेख करेगी। सेंट्रल बैंक सरकार को सलाह देगी कि मॉनिटरी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज कैसे बनाएं, कहां पैसा इन्वेस्ट करें। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी इकोनॉमी की बेशकीमती संपत्ति है, उसे मैनेज करेगी ताकि उस करेंसी का प्रॉपर फॉर्म में हम यूटिलाइजेशन कर पाए अपने एक्सटर्नल डेट को पेड करने में। और लेंडर टू दी लास्ट रिजॉर्ट है, कमर्शियल बैंक के लिए आखिरी ठहराव है। कमर्शियल बैंक के पास कोई भी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है पैसे का, पैसा कम है, लोग पैसा निकालने आ गए ज्यादा, तब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले सकती है। और कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन, उस कंडीशन से निपटारा करेगी सेंट्रल बैंक। तो ये बात थी ओवरऑल आज के टॉपिक के बारे में। ऐसे रिलेटेड टॉपिक जितने भी मॉनिटरी मेजर हैं ये अप्लाई कैसे होंगे इकोनॉमी के अंदर, वो डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।